नमस्कार दोस्तों, रोज़गार थड़ी में आपका स्वागत है। रोज़गार थड़ी में हम आपको माइंड मैपिंग के तरीके से पढ़ाएंगे। कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को हम समझ सकें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करूं। अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हमारा तरीका एक सबसे पहला ये रहेगा कि कब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया 1909 में, क्यों इसे लाने की ज़रूरत पड़ी। भारत सचिव कौन थे? मार्ले। और जो वायसराय थे वो थे मिंटो। मार्ले और मिंटो के द्वारा इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों इस अधिनियम को लाने की हमें आवश्यकता पड़ी? अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में जब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो अंग्रेज़ों को अपने शासन की नींव नज़र आने लगी, क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने देख लिया था कि भारत एक एकता में बंधा हुआ राज्य है, राष्ट्र है। इसको तोड़ने के लिए उन्हें इसमें हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालनी होगी, तभी वो भारत में शासन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1909 का सबसे पहला जो उद्देश्य ये कहा जा सकता है कि वो भारत को बांटना चाहते थे। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही मुसलमान ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और उसको चुनाव में जो वोट देंगे वो भी मुसलमान ही होंगे। मतलब एक संप्रदाय को लेकर ही वोटिंग की जाएगी। दूसरी जो विशेषता है वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले कार्यकारिणी परिषद के जो भारतीय बने उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले सदस्य बने। और तीसरी विशेषता अगर कही जाए, विधानमंडल के सदस्यों तथा मताधिकार में वृद्धि की गई। विधानमंडल के जो सदस्य थे उनमें वृद्धि की गई और मताधिकार, उनको मत देने के अधिकार में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श का अधिकार दिया गया। पहले जो बजट पारित होता था उसमें भारतीयों को या फिर किसी भी सदस्य को बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी, पर पहली बार 1909 के भारत शासन अधिनियम में सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श का अधिकार दिया गया। अब जो ये भारत शासन अधिनियम था, इसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसका प्रभाव तो हम जो देख रहे हैं 1947 में जब हम आज़ाद हुए हैं उसमें भी ये प्रभाव दिख रहा है। भारत का विभाजन हो गया, ये एक नींव कहलाती है भारत के विभाजन की। इसका प्रभाव में लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मार्ले ने पत्र लिखा था, जो सचिव हैं उन्होंने पत्र लिखा था, हम भारत में नाग के बीज बो रहे हैं जिसका फल निश्चित रूप से विषैला ही होगा। ये ऐसा कहा है मार्ले ने। उसके बाद में आर.सी. मजूमदार जो हमारे लेखक हैं उन्होंने 1909 के भारत शासन अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा, जो कि कुछ समय के लिए ही है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ये अपना भारत शासन 1909 का भारत शासन अधिनियम था। इसके नकारात्मक प्रभाव में देखो
इससे पता चलता है कि भारत सरकार भारत पर शासन करने के लिए इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार से फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया और हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विभाजन रेखा खींच ली। पहली बार मुस्लिम सीट पर मुस्लिम मतदाता के द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई का निर्माण किया। इस तरीके से 1909 का भारत शासन अधिनियम मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।